आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक अगली कहानी, द सेकेंड गॉन्ग। ये एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है। सेकेंड गॉन्ग यानी दूसरा घंटा। जैसे कि मैंने बताया, ये एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है। इसका मतलब कमरा, खिड़की, हर चीज़ अंदर से बंद है और एक खून होता है। लेकिन ये खून कैसे होता है, ये तो हमें कहानी सुनने पे ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं जॉन नाम की एक बहुत खूबसूरत से लड़की तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे हॉल में आ रही है। वह बहुत हड़बड़ाई हुई है। वह इतनी हड़बड़ी में है कि वह ऊपर चढ़ते हैरी जो कि उसका दोस्त है, बहुत ज़ोरों से टकरा जाती है। हैरी उससे कहता है कि तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो। वह कहती है, तुम्हें नहीं पता, दूसरा घंटा बज चुका है। हैरी कहता है, उसने तो नहीं सुना। तब जॉन कहती है कि नहीं, समय देखो, 8:12 हो चुके हैं। अब तो ये दूसरे घंटे का ही वक्त है। तुम्हें पता है ना, अगर हम समय पे नीचे नहीं गए तो फिर क्या होगा। दोनों हंसते हुए बातें करते नीचे उतरते हैं। बटलर किचन की तरफ जा रहा था। वो दोनों पूछते हैं बटलर से कि ये बताओ, ये पहला घंटा बजा या दूसरा। बटलर कहता है, ये तो सर पहला ही घंटा बजा है। वो लोग कहते हैं कि पहला घंटा तो 8:05 पे बजता है, आज इतना लेट क्यों। तब बताता है बटलर कि वहाँ के जो मालिक थे मिस्टर हबर्ट, उनसे मिलने कोई खास शख्स आने वाला है और उसकी ट्रेन आधा घंटा लेट है। इसीलिए मालिक ने कहा था, अभी 5 मिनट पहले ही तो मालिक ऊपर से उतर के अपनी स्टडी में गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज घंटा थोड़ा लेट बजेगा और डिनर भी लेट सर्व होगा। बटलर, हैरी और जॉन वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आती है। आवाज़ कहाँ से आई किसी को समझ नहीं आता। हैरी कहता है, लग रहा है कोई घोड़ा गाड़ी बगल से गई है और उसने ज़ोर से अपने घोड़े को चाबुक मारा है। तो जॉन कहती, नहीं, मुझे तो एक गोली चलने की आवाज़ लगी है। ज़रूर कोई पोचर पास के जंगल में आया है और उसने खरगोश का शिकार कर लिया। ये सारी बातें सुन के पास के कमरे में बैठा मिस्टर हबर्ट का सेक्रेटरी, जिसका नाम मिस्टर कीन है, वो भी बाहर आ जाता है। वह कहता है, उसे तो ऐसा लग रहा है किसी ने गोली चलाई है। क्या यहाँ पे कोई हत्या हो गई है। सारे ये बात सुन के चौंक जाते हैं कि आखिर वो आवाज़ आई कहाँ से थी। अब ये जो घंटे की आवाज़ थी वो इतनी खास क्यों थी। इस कहानी का नाम द सेकेंड गॉन्ग यानी कि दूसरा घंटा क्यों हुआ। ये सारी बातें हम अगर विस्तार में जान ले तो कहानी और इंटरेस्टिंग लगेगी। दरअसल मिस्टर हबर्ट, जो उस आलीशान बंगले लिशम क्लोज में रहते थे, वो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते थे, लेकिन वो मेंटली कुछ अनस्टेबल थे। उनके बड़े अजीबोगरीब रूल्स थे जो उस घर में रहने वाले लोगों को मन ना हो तब भी मानने पड़ते थे। जैसे कि मिस्टर हबर्ट को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी अजीब सी आदत थी, जब भी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे तो कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। चाहे वहाँ कितने भी लोग बैठे हों, कोई फुसफुसा कर भी किसी से बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कपड़ों की सरसराहट की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। और अगर गलती से किसी ने खांस दिया तब तो तुरंत उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। उसी तरह से मिस्टर हबर्ट के खाने पीने के भी बड़े अजीब से रूल रेगुलेशंस थे। सुबह के नाश्ते में कोई जल्दीबाजी नहीं थी। हो सकता है मिस्टर हबर्ट 2 बजे सो के उठें तभी वो ब्रेकफास्ट करें। लंच में तो कहो वो ठंडा मीट और सूप भी पी लें, लेकिन डिनर बहुत खास होता था। उसके लिए मिस्टर हबर्ट ने एक बहुत आलीशान होटल के शेफ़ को हायर किया था। उसे वो मोटी रकम भी देते थे और वह शेफ़ जो था वो आलीशान डिनर बनाता और रात में ठीक 8:10 पे वह डिनर सर्व होता। इसके लिए 8:05 पे नियमित रूप से पहला घंटा बजाया जाता। ये एक इशारा था उन सब लोगों के लिए जो लिशम क्लोज में रहते थे कि सारे नीचे आ जाओ और ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाओ। ठीक 5 मिनट के बाद यानी 8:10 पे दूसरा घंटा बजेगा। दूसरा घंटा बजने पर बटलर बाहर आता था किचन से और कहता था, डिनर इज़ सर्व्ड, और साथ ही डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया जाता। दरवाज़ा खुलने पे हमेशा ही मिस्टर हबर्ट टेबल पर बैठे हुए ही सबको मिलते और सारे साथ में डिनर करते।
लेकिन अगर किसी को दूसरे घंटे के बाद आने में 1 मिनट भी लेट हो गया तो उसे लिशम क्लोज के बाहर कर दिया जाता और वह ज़िंदगी में दोबारा कभी भी उनके साथ डिनर नहीं कर सकता था। इसीलिए उस दिन जॉन को लगा कि दूसरा घंटा बज चुका है, क्योंकि समय हो चुका था 8:12। वह हड़बड़ाते हुए नीचे आ रही थी कि अगर लेट हो गई तो शायद ज़िंदगी में उसे कभी भी यहाँ का खाना नसीब ना हो। खैर, हम वापस उस जगह पे आते हैं जहाँ पर घंटा दूसरा बज चुका था और साथ ही ऊपर से तेज़ी से मिसेस हर्बर्ट उतर रही थी। उनके साथ थे मिस्टर बार्ले। मिस्टर बार्ले जो कि उनके फाइनेंस एडवाइज़र हैं, वो बात करते हुए उतर रहे हैं मिसेस हर्बर्ट के संग। घर के लोगों को मिस्टर बार्ले कोई ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मिस्टर हर्बर्ट का पैसा इधर उधर चिट फंड्स और तरह तरह की स्कीम्स में लगाते हैं। कई बार मिस्टर हर्बर्ट का पैसा डूब तक चुका है और लोगों को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर हर्बर्ट किसी स्कैम में फंस जाएं, उन्हें जेल ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की बाहर से तेज़ी से भागते हुए आ रही है और बोलती है कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। वो थी डायना। दरअसल मिस्टर और मिसेस हर्बर्ट की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही डायना को गोद ले लिया था। डायना जब बड़ी हुई तो वह बेहद खूबसूरत लगती थी और कहते हैं कि 20 मील तक हर लड़का डायना का दीवाना था। डायना भी अपनी खूबसूरती को जानती थी, उसे घमंड था अपनी खूबसूरती का और वो सोचती थी कि वो किसी भी लड़के को अपनी उंगली पे नचा सकती है, और वह नचा भी रही थी। यहाँ तक कि मिस्टर बाले भी उसके दीवाने थे। हर कोई चाहता था कि डायना उसके संग थोड़ा सा वक्त गुजार ले। खैर, इसी सब अफरा तफरी के बीच में बटलर आता है और कहता है डिनर इज़ सर्व्ड। दरवाज़ा खुल जाता है डाइनिंग रूम का, लेकिन सबको देख के बहुत आश्चर्य होता है कि वहाँ पर मिस्टर हर्बर्ट पहले से मौजूद नहीं थे। ये शायद ज़िंदगी में पहली बार हुआ हो कि मिस्टर हर्बर्ट डिनर के लिए लेट हों। सारे पूछते हैं बटलर से कि मिस्टर हर्बर्ट कहाँ हैं। बटलर कहता है कि 10-15 मिनट पहले मिस्टर हर्बर्ट ऊपर से उतरे थे। उन्होंने कहा था कि आज घंटी 5 मिनट लेट बजाई जाएगी, क्योंकि उनसे मिलने के लिए कोई ख़ास मेहमान आने वाला है, और फिर वो अपनी स्टडी में चले गए थे। तभी कोई शख्स ड्राइंग रूम के अंदर आता है, लेकिन वो मिस्टर हर्बर्ट नहीं थे। अंडे के शेप के सर वाला, घनी घनी मूँछों वाला और बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस्ड आदमी अंदर आता है। वो कोई और नहीं, हमारे हरक्यूल पोयरो थे। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर हर्बर्ट ने किसी ज़रूरी काम के लिए उन्हें बुलाया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि घर का कोई शख्स उन्हें धोखा दे रहा है, पैसे में उनके संग हेरा फेरी हो रही है। इसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो आए हैं, लेकिन मिस्टर हर्बर्ट थे कहाँ। उधर बटलर तेज़ी से जाता है और की होल में से दरवाजे के अंदर झांकता है स्टडी हॉल के, क्योंकि दरवाज़ा तो लॉक्ड था अंदर से। बटलर जब लौटता है तो वो बहुत घबराया हुआ है। कहता है मालिक बिल्कुल निस्पंद रूप से, एकदम भी मूवमेंट नहीं है उनकी बॉडी में, और सर एक तरफ लटका कर वो कुर्सी पे बैठे हैं। और बटलर ने बाहर से जब नॉक किया तो उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की। तेज़ी से हैरी और उनका सेक्रेटरी मिस्टर कीन, जो काफ़ी मजबूत लड़के हैं, वो जाते हैं और दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। जब सब अंदर प्रवेश करते हैं तो एक चमकती हुई पिस्टल उन्हें ज़मीन पे गिरी दिखाई देती है। पॉयरो अंदर जाता है, देखता है 2 खिड़कियां थीं उस कमरे में, एक छोटी और एक बड़ी सी खिड़की थी, ऐसी खिड़की जो दरवाजे नुमा ही होती है। दोनों अंदर से लॉक्ड थीं। फिर वो दरवाजे को देखते हैं, जो दरवाज़ा अभी तोड़ दिया गया है, उसमें कोई भी चाबी नहीं लगी थी। हरक्यूल पॉयरो सोचते हैं कि आखिर चाबी कहाँ गई। तो जो मृत पड़े हैं मिस्टर हर्बर्ट, उनकी जेब टटोलते हैं, उसके अंदर चाबी थी। ये बात पॉयरो को बड़ी अजीब लगती है। फिर वो जाते हैं, वो जो बड़ी सी खिड़की थी दरवाजे नुमा, उसको खोलते हैं। दरवाजे की वो खिड़की जो थी, उसके दरवाजे झटके के साथ अंदर खुलते हैं। बाहर गार्डन था। गार्डन के दोनों तरफ डेज़ी और गुलाब के फूल लगे थे। वो बहुत ध्यान से उस गार्डन की मिट्टी को देखने लगते हैं, शायद वो कुछ फुटप्रिंट्स को तलाश रहे थे। फिर वो कहते हैं सारे बाहर चलो, कोई भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा और तुरंत पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। सबको लेके वो बाहर आते हैं और जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। सबसे पहले वो बुलाते हैं मिस्टर बार्ले, जो कि उनके फाइनेंस एडवाइज़र थे। वो कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मिस्टर बार्ले से वो बताते हैं
वो प्रॉब्लम जो मिस्टर हर्बर्ट को थी कि उन्हें लग रहा था कि घर का कोई शख्स उन्हें धोखा दे रहा है पैसे रुपए के मामले में, उनसे धोखाधड़ी की जा रही है और इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पॉयरो को उन्होंने बुलाया था। लेकिन पॉयरो कहते हैं कि शायद उन्हें आने में बहुत देर हो गई। मिस्टर बार्ले से वो पूछते हैं कि कौन कौन उनके घर में है, तो वो बताते हैं उनकी पत्नी है, उनकी गोद ली हुई बेटी डायना है, साथ ही उनकी बहन का बेटा हैरी है। फिर वो उस विल के बारे में पूछते हैं जो लिखी होगी मिस्टर हर्बर्ट ने। बताते हैं उनको मिस्टर बार्ले कि एक बड़ा सा आलीशान घर है, अगर मौत हो जाएगी मिस्टर हर्बर्ट की तो वो आलीशान घर मिसेस हर्बर्ट को मिलेगा, साथ ही 3,000 पाउंड साल के भी मिलेंगे उनको। और डायना अगर उनके पसंद के लड़के से शादी करती है तो जितनी भी बची हुई प्रॉपर्टी है वो डायना को मिल जाएगी। लेकिन अगर डायना उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं करती है तो वो सारी प्रॉपर्टी हैरी को मिलेगी। हैरी उनकी बहन का जो बेटा है जो अभी उस घर में आया हुआ है। साथ ही हैरी की जॉन नाम की फ्रेंड है जो उसके कहने पर रिशम हाउस में रहने के लिए आई हुई है। पॉयरो पूछते हैं कि और इन सदस्यों के अलावा घर में कौन आता जाता है। बताते हैं मिस्टर बार्ले कि इसके अलावा कैप्टन मार्शल नाम का एक नौजवान भी घर में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध में उसका एक हाथ नहीं रहा था, लेकिन डायना उसे बहुत पसंद करती है। वो अक्सर इस घर में आता है। पॉयरो कहते हैं लेकिन कैप्टन मार्शल पे शक करना बेकार है, क्योंकि मिस्टर हर्बर्ट ने उनसे कहा था कि घर का कोई शख्स उन्हें हेराफेरी कर रहा है उनके साथ और पैसे की गड़बड़ी कर रहा है। फिर वो कहते हैं मिस्टर हर्बर्ट से, ठीक है आपने मुझे जितनी भी मदद की आपने बहुत अच्छा किया। वो बात कर ही रहे थे तभी वहाँ अंदर घबराया हुआ कैप्टन मार्शल आता है। कैप्टन मार्शल जिसकी अभी अभी बात हो रही थी। वो कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतना राजा के समान आदमी सुसाइड कैसे कर सकता है, कैसे उसने आत्महत्या कर ली, खुद को ही मार दिया। वो उनकी सोच तो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी। हाँ वो थोड़े सनकी टाइप के थे, लेकिन वो एक डिप्रेस्ड इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। इस पर पॉयरो पूछते हैं कैप्टन मार्शल से कि क्या तुम डायना को पसंद करते हो। कैप्टन कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात सच है। तो कहते हैं लेकिन तुम उसके पापा को मीन्स मिस्टर हर्बर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो क्या तुम उनको रास्ते से हटाना चाहते थे। इस पे कैप्टन मार्शल बिल्कुल चौंक जाता है। कहता है वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। वो तो अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था और नौकरी मिलते ही वह डायना से शादी करने वाला था। चाहे उसके पापा इसके लिए राज़ी होते न या ना होते, लेकिन डायना से वह शादी ज़रूर करता। उसके बाद कहते हैं पॉयरो की ठीक है अब तुम बाहर जा सकते हो और डायना को अंदर भेज दो। डायना अंदर आती है तो वो कहती है उस बुढ़े के साथ सही हुआ। पॉयरो चौंक जाते हैं, कहते हैं वो तुम्हारे पिता थे। कहते हैं हाँ उसके साथ तो सही हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो वो कुछ दिनों में जेल में होते। जिस तरह से उनका फाइनेंस एडवाइज़र उनके पैसे इधर उधर लगवा रहा है, उन्होंने कोई ना कोई स्कैम में फंसना ही था। फिर वो कहती है कि मुझे अपने पिता से कोई नफ़रत नहीं थी, लेकिन उनके जो सन की तरह के घर चलाने के तौर तरीके थे सब उससे परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि डायना किससे शादी करेगी, किससे प्यार करेगी, इस पर भी वो कंट्रोल करना चाहते थे। अगर डायना उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं करेगी तो वो उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते थे। तो पॉयरो कहता है और अगर उनकी मृत्यु हो जाए तब तो तुम अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हो, है ना। इस पे डायना चौंक जाती है, कहती है इस बारे में उसने कभी कुछ सोचा नहीं है। तभी पॉयरो की निगाह डायना के पर्स पे जाती है। डायना ने बेहद खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी। वो एक तरफ से शोल्डर लेस थी और एक तरफ शोल्डर पे असली गुलाब का छोटा सा फूल लगा था। उसी से मेल खाते हुए छोटे छोटे सिल्क के फूल डायना के पर्स पे लगे थे। उसमें से कुछ फूल गिर गए थे। पॉयरो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा पर्स देख सकता हूँ। डायना कहती है हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। पॉयरो ध्यान से देखता है कि उसमें से 1-2 फूल मिसिंग है। वह डायना का पर्स खोलता है, उसमें जितनी लेडीज सामान परफ्यूम था, हैंकी थी, कुछ ऐसी मेकअप के सामान थे, वह बंद करके वापस वो डायना को दे देता है। फिर पूछता है हरकुल डायना से कि तुम उस शाम को गार्डन में क्या कर रही थी, क्योंकि उस समय जब ये अजीब सी आवाज़ आई थी जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह गोली चलने की है कि या घोड़े के चाबुक की है, तो तुम बाहर की तरफ से अंदर आई थी। डायना कहती है कि हाँ मैं थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, क्योंकि पापा को टेबल पे फूल बहुत पसंद हैं। लगभग 7 बजे मैं बाहर गई थी फूल तोड़ने के लिए और मैंने आके बटलर को वो फूल दे दिए थे, आप उससे पूछ भी सकते हैं। तो पॉयरो कहते हैं कि फिर तुम दोबारा क्या करने गई थी बाहर।
तो कहती है कि मैं थोड़ी देर ऐसी चहलकदमी करने के लिए गई थी। फिर जब मैंने उस अजीब सी आवाज़ को सुना, मुझे लगा दूसरा घंटा बज गया, इसीलिए मैं भागते हुए अंदर आई। पॉयरो कहते हैं, क्या तुमने उस बड़ी सी खिड़की से अंदर आने का प्रयास किया था? डायना चौंक जाती है, कहती है कि हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं इस खिड़की से स्टडी के रास्ते अंदर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन वो जो खिड़की थी वो लॉक्ड थी अंदर से। मैंने उसको खोलने का प्रयास किया, जब वो नहीं खुली तो मैं भागती हुई ऐसे ही अंदर आ गई। पॉयरो कहते हैं कि ठीक है, तुम बाहर जा सकती हो और अपनी मम्मी मिसेस हर्बर्ट को अंदर भेज दो। मिसेस हर्बर्ट जब अंदर आती हैं तो पूछते हैं पॉयरो कि क्या आपको पैसों की दिक्कत है? मिसेस हर्बर्ट कहती हैं कि मैंने तो कभी पैसों के बारे में सोचा ही नहीं, ये सारे मैटर्स तो मेरे हस्बैंड ही हमने की देखभाल करते थे, मुझे पैसों की कभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पॉयरो कहते हैं, लेकिन डायना को तो पैसे पसंद हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका परफ्यूम, उसके पर्स काफ़ी महंगे हैं। बोलती हैं मिसेस हर्बर्ट कि उनके पति जो थे वो डायना को बहुत पसंद करते थे, वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि एक अच्छा जीवन साथी उसकी ज़िंदगी में आए, कहीं कोई लड़का उसे बेवकूफ़ ना बना ले, इसीलिए कभी कभी उसके संग वो सख्त हो जाते थे। फिर पूछते हैं पॉयरो मिसेस हर्बर्ट से कि मिस्टर हर्बर्ट की नज़र में क्या कैप्टन मार्शल डायना के लिए एक सही चुनाव था? बोलती है मिसेस हर्बर्ट, नहीं, वो तो मिस्टर बार्ने से डायना का विवाह करना चाहते थे। मिस्टर बार्ने डायना को पसंद भी करते थे, लेकिन ना जाने डायना को कैप्टन मार्शल में क्या दिखता था, वो तो कुछ कमाता भी नहीं था, अभी नौकरी ही ढूंढ रहा था। पॉयरो कहते हैं, ठीक है, आप बाहर जा सकती हैं, अब सेक्रेटरी मिस्टर कीन जो है उनको अंदर भेज दीजिए। सेक्रेटरी अंदर आता है, वो उससे पूछते हैं कि जब वो अजीब सी आवाज़ आई और तुम ड्राइंग रूम से आए बाहर, तो तुम क्या कर रहे थे उस समय? वो कहता है कि वह ड्राइंग रूम में बैठा था और दूसरे घंटे बजने का इंतज़ार कर रहा था। पहला घंटा बज चुका था, लेकिन दोनों घंटों के बीच में एक अजीब सी आवाज़ आई और उसे बाहर किसी की बात करने की आवाज़ लगी, इसीलिए वो भागकर बाहर आया। आप पूछते हैं उनसे मिस्टर कीन से कि क्या तुम डायना को पसंद करते हो? मिस्टर कीन शर्मा जाते हैं, वो ब्लश करने लगते हैं। वो कहते हैं कि डायना को भला कौन पसंद नहीं करता, इस 20 मील दूर तक जिस लड़के से आप पूछेंगे वो डायना को पसंद करता है। फिर पॉयरो एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं मिस्टर कीन से कि उनके होश उड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि जब मैं इस हॉल में आया था बाहर दरवाजे से, तो मैंने देखा था कि आप ज़मीन से झुक कर कुछ उठा रहे थे। आप क्या उठा रहे थे? मिस्टर कीन का चेहरा भक सफ़ेद हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं क्या उठा रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पॉयरो कहते हैं कि क्या मैं आपकी जेब की तलाशी ले सकता हूँ? फट से वो अपनी जेब बाहर की तरफ पलट देते हैं, उसमें से एक माचिस की डिब्बी निकलती है, एक सिगरेट की डिब्बी निकलती है और एक छोटा सा सिल्क का रोज़ निकलता है, वैसा ही गुलाब सिल्क का जैसा डायना के पर्स पे लगा था। कहते हैं मिस्टर कीन, ये माचिस की डिब्बी शायद गिर गई होगी, ये मैं उठा रहा था। पॉयरो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल गिद्ध की तरह हैं। वो जो चीज़ गिरी थी वो काफ़ी छोटी थी, जो तुम उठा के अपनी पॉकेट में रख रहे थे। क्या ये सिल्क बट का जो रोज़ है ये तुम उठा रहे थे? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं यही उठा रहा था। तो बोली, ये तुम्हें किसने दिया? क्या डायना ने दिया? और कब दिया? मिस्टर कीन कहते हैं, हाँ, मुझे डायना ने कल रात ये सिल्क का रोज़ दिया था और मैंने बहुत संभाल के इसे अपनी जेब में रखा था। शायद किसी कारणवश वह मेरी जेब से गिर गया होगा, उसे ही मैं उठा रहा हूँगा उस समय। उसके बाद कहते हैं पॉयरो कि ठीक है, तुम भी बाहर जा सकते हो। बाहर जाते हैं मिस्टर कीन, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, रूम देखती है, उनकी लाश को देखती है और पॉयरो से कहती है कि आगे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। जैसे कि बंदूक ज़मीन पे गिरी पड़ी है, सॉरी लिखा हुआ है कागज़ पे, सारे दरवाजे खिड़कियाँ अंदर से बंद है, कोई बाहर से आ नहीं सकता, तो ये सुसाइड का ही केस है। पुलिस कहती है पॉयरो से कि आप भी अपना वक्त ज़ाया ना करें, हम लोग भी इस केस को यहीं पे बंद कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में इनकी बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। पुलिस के जाने के बाद पॉयरो बहुत उदास हो जाते हैं, वो चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ हैरी आता है। हैरी आता है और कहता है कि देखिए, अब तो पुलिस भी चली गई, मुझे लगता है आपको भी इस केस में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, आपको भी ये केस बंद कर देना चाहिए। तभी पॉयरो बोलते हैं हैरी से कि क्या तुम्हारे पास एक बड़ी सी टॉर्च होगी? हैरी कहता है हाँ, अवश्य होगी। पॉयरो कहते तुम वो टॉर्च ले आओ।
उस टॉर्च को लेके वो और हैरी बाहर गार्डन में जा रहे थे, तभी उनके पीछे पीछे जॉन भी आ जाती है और डायना भी आ जाती है। पॉयरो जाते हैं और वो जो फ्लावर बेड था उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। उस पे 4 जूतों के निशान थे, 2 आते हुए 2 जाते हुए। वो कहते हैं कि देखो, कोई खिड़की से कूद के भागा है। तो कहता है हैरी कि माली होगा, शायद उसने फूल वूल तोड़ा होगा तो उसी के निशान है। तो कहते हैं पॉयरो कि नहीं, ये एक लेडीज़ जूते के निशान है। जब वो अजीब सी आवाज़ आई थी तो डायना बाहर गार्डन में थी, शायद वही खिड़की से घुसने का प्रयास कर रही थी, लेकिन क्योंकि खिड़की अंदर से बंद थी इसीलिए वो भागकर अंदर चली गई। लेकिन सिर्फ 4 निशान, ये निशान बहुत कम है। कितनी भी तेज डग मारती डायना, बहुत सारे उसके जूतों के निशान यहाँ पे होने चाहिए थे, कम से कम 15 से 20 जूतों के निशान। यहाँ सिर्फ 4 निशान है। ये बात ये साबित करता है कि किसी ने ये निशान मिटाए हैं और ज़मीन को समतल करने की कोशिश की है। उसके बाद अचानक से पॉयरो का चेहरे का रंग बदलता है और वह तेज़ी से अंदर आते हैं और कहते हैं कि सारे यहाँ हॉल में एकत्रित हो जाओ। उसके बाद वो डायना को देखते हैं। वह कहते हैं कि डायना, तुम्हारे पिता तुम्हें ज़बरदस्ती मिस्टर बाले से शादी करने के लिए ज़ोर दे रहे थे, जबकि तुम कैप्टन मार्शल को पसंद करती थी। लेकिन अगर किसी तरह तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाती तब तो तुम अपनी मनमर्जी कर सकती थी। इसीलिए तुम उस रात को बाहर गई, उस बड़ी फ्रेंच विंडो से अंदर घुसी, उनका खून किया, फ्रेंच विंडो को बंद किया और भागते भागते थोड़ी सी ज़मीन को भी बराबर किया मिट्टी से कि तुम्हारे जूते के निशान ना दिखाई दें। और तुमने ऐसा एक्टिंग की कि अरे ये आवाज़ कैसी थी। डायना कहती है आपने देखा था, वो खिड़की अंदर से बंद थी। अगर मैं वहाँ से भागती तो खिड़की खुली होती। तब पॉयरो सबको लेके उस खिड़की के पास जाते हैं। अब सारा राज इस खिड़की में ही छुपा है। दरअसल उस खिड़की का लॉक डिफेक्टिव था। अगर उसके हैंडल को हल्के झटके से खींचा जाता तो वो लॉक बाहर से भी खुल सकता था। डायना बहुत ज़ोरों से चीखती है, कहती मैं कितनी भी बुरी हूँ लेकिन अपने पिता को मार नहीं सकती। मैं कैप्टन मार्शल से इतना भी प्यार नहीं करती थी उसके लिए हत्या कर दूँ। तब फिर अचानक से पॉयरो मिस्टर कीन की तरफ, जो उनका मिस्टर हर्बर्ट का सेक्रेटरी था, ध्यान से देखते हैं। कहते हैं मिस्टर कीन, ये बताओ तुमने किस तरह नकली साइन बनाए होंगे अपने मालिक के। मिस्टर कीन घबरा जाते हैं। वो कहते हैं वो तुम ही थे जिसने नकली साइन बना के फ्रॉजरी की थी मिस्टर हर्बर्ट के साथ। इसलिए मिस्टर हर्बर्ट 1 हफ्ते से बहुत परेशान थे क्योंकि कोई उनके चेक पे नकली साइन बना के लगातार बैंक से पैसे निकाल रहा था। और मुझे पता है कि वो तुम थे। ड्राइंग रूम से 2 मिनट के बाद तुम निकले और तुमने कहा लग रहा है गोली चलने की आवाज़ आई है। तुम्हें अच्छे से मालूम था इस खिड़की का लॉक डिफेक्टिव है। और तुम उस दिन रास्ते से झुककर क्या उठा रहे थे, वो छोटी सी चीज़ क्या थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम सब अंदर थे तो मैंने जेब से तुम्हारे वो चीज़ निकाल ली थी। और वो दिखाते हैं, वो जो बुलेट था उसका शेल था, जो गोली चलाई जाती है बुलेट, उसका शेल था। कह रहे बताओ तुमने यही चीज़ उठाई थी ना। कीन अपनी बगले झांकने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि पॉयरो ये सब क्या कुछ कहते जा रहे हैं। तब पॉयरो कहते हैं कि दरअसल उन्होंने पकड़ लिया था तुम्हें कि तुम ही फ्रॉजरी कर रहे हो, और जब तुमने सुना कि पॉयरो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहे हैं तो तुम और घबरा गए। इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम अंदर गए स्टडी में, तुमने स्टडी लॉक की और वो चाबी मिस्टर हर्बर्ट के पॉकेट में रख दी। फिर तुमने मिस्टर हर्बर्ट के सर में गोली मार दी, लेकिन वो गोली उनके सर से निकली और सीधे उस घंटे पे लगी, जिससे वो घंटा बच गया। सबको लगा कि पहला घंटा बजा, सब नीचे उतरने लगे। तुम बाहर खिड़की से भागे और तुमको मालूम था कि बाहर उतरने के बाद किस तरह से उसके हैंडल को हिलाना है कि खिड़की वापस लॉक हो जाएगी। खिड़की वापस लॉक हो गई। तुमने वहीं जूतों से उस मिट्टी को बराबर किया जिसमें डायना के जूते के निशान भी छुप गए। फिर तुम भाग के ड्राइंग रूम में घुस गए। जब तक ऊपर बात कर रहे थे हैरी और जॉन, जब वो नीचे उतर रहे थे तुम ड्राइंग रूम के अंदर गए और खिड़की में से तुमने एक बार फिर फायर किया, जो स्टडी में लगे उस शीशे पे लगा और शीशा टूट गया। और जब मैं आया तो तुमने देखा कि गोंग के पास वो खाली शेल पड़ा हुआ था और तुम झुक के वही उठा रहे थे। उठा के तुमने अपनी पॉकेट में रख लिया। इसी तरह तुमने बड़ी सफाई से कत्ल कर दिया। सबको शक डायना पे जाएगा या फिर सब सोचेंगे कि खून कैसा हुआ, शायद ये सुसाइड ही होगा, उन्होंने अपने आप को मार लिया होगा। तुमने उनके कागज़ पे ऐसी हैंडराइटिंग में सॉरी लिखा कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी पकड़ नहीं पाए। उसे इतना ऐसी हैंडराइटिंग मिलेगी मिस्टर हर्बर्ट की जिसमें कोई भी
चेकिंग हो ही नहीं सकती थी। सारे मुंह फाड़े केंट की तरफ देखते रहते हैं कि किस तरह इस सेक्रेटरी ने अपने ही मालिक के साथ फ्रॉजरी की और अंत में उनका खून तक कर दिया और खून करने के बाद उसे सुसाइड का रूप दे दिया। इस तरह से लॉक्ड रूम मिस्ट्री सॉल्व हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगाथा क्रिस्टी ने इस कहानी को लिखा, साथ ही इसकी एंडिंग भी और दिलचस्प थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो या कोई कमी लगी हो कहानी में तो उसको भी ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।